चलो हम पढ़ रहे थे अबाउट द जीए की इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई रिगार्डिंग डिस्कवरी। एक तो हमने डिस्कवरी डिटेल में देखा था, ठीक है, और साथ ही में हमने देखा था कि इसका प्रिकर्सर क्या है और कुछ एग्जांपल्स मैंने बताई थी। और फर्स्ट जीए जो मैंने आपको बताया था जो डिस्कवर हुआ था दैट इज GA3, ठीक है ना। तो GA3 से लेके GA105 हमारे पास होते हैं प्लांट्स के अंदर, और उसमें जो फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट इज GA3, ठीक है ना। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट इट्स बायोएसे। अब कौन से टेस्ट है जिसके थ्रू हम इसका रोल जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं ये किस कंसंट्रेशन पे क्या कर सकता है, अपनी फंक्शन जो है पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। सो हम क्या पढ़ेंगे आज, वी विल डिस्कस अबाउट द बायोएसे ऑफ जी, बायोएसे ऑफ जीए, जिबरेलिक एसिड, और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे रोल भी आज, ठीक है ना। रोल ऑफ जिबरेलिक एसिड भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट है इसका रोल जो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में आप यूज कर सकते हैं विद एप्लीकेशन, ठीक है ना। चलो हम देखते हैं पहले बायोएसे। पहला जो बायोएसे है जिससे हम रोल ऑफ द जी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, दैट एसे इज कॉल्ड एज बार्ली। That assay is called as Barley endosperm. Barley endosperm assay. एक तो ये है बायोएसे, ठीक है ना, इसको बायोएसे लिख सकते हो आप, बायोएसे, दैट इज बार्ले एंडोस्पर्म बायोएसे। सेकंड वन जो है दैट इज ड्वार्फ पी प्लांट बायोएसे। तो ये बायोएसेस दो जो है या आप इस्तेमाल कर सकते हो टू डिटरमाइन द रोल ऑफ द जिबरेलिक एसिड। चलो पहले हम बार्ले की बात करें, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा इसके बारे में। ये तो डॉग पी प्लांट आपने देखा होगा, जो ग्रीगर जॉन मेंडल था हमारे पास, उसका जो एक्सपेरिमेंट था उसने किया था डॉग पी प्लांट पे। लेकिन डॉग पी प्लांट में हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरनोडल डिस्टेंस, अगर हम जीए इंट्रोड्यूस करेंगे इनके अंदर, जीए की हम करेंगे इसके अंदर सेपरेट, तो क्या हो सकता है कि इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो क्या हो सकती है, वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है ना। ये चीज़ है। एक चीज़ तो ये है कि हम इससे भी डिटेक्ट कर सकते। दूसरी चीज़ जो है बार्ले एंडोस्पर्म की अगर हम बात करेंगे, बार्ले एंडोस्पर्म, यू नो व्हाट इज एंडोस्पर्म, जो मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था वहां पे होती है डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो हमारे पास एक मेल न्यूक्लियस जो है इट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म अ जाइगोट व्हिच लेटर ऑन चेंज इनटू द एम्ब्रियो। उसके बाद मैंने आपको बताया था अनदर मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियस, याद आ गया, इट मेक्स अ ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस and that triploid nucleus changes into the endosperm. Endosperm is nothing, it is just a food laden tissue which provides the nourishment to the growing embryo or which provides the nourishment to the seed during the time of germination, ठीक है ना बेटा, उसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। अब वो तो दूसरी बात है, कुछ सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, कुछ एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ें तो मैंने आपको बताई थी, लेकिन फिलहाल तो याद रखो एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन की वजह से क्या हो जाता है, वजूद में आ जाता है। अगर हम बार्ले एंडोस्पर्म की बात करेंगे, आप समझ लीजिए मैं सीड ले रहा हूं, ठीक है, और ये सीड के अंदर आप देख लो ये हमारे पास एंडोस्पर्म है, समझ लो ये क्या हमारे पास एंडोस्पर्म है। अब ये एंडोस्पर्म जो है, इस एंडोस्पर्म के अंदर हम बोले कि स्टार्च जो है वो स्टोर्ड है। व्हाट स्टोर्ड हियर, स्टार्च इज स्टोर्ड, ठीक है ना बेटा, क्योंकि फूड लेडन टिश्यू होता है तो स्टार्च स्टोर होता है यहाँ पे। और दूसरी बात अगर आप देखोगे इसके अंदर एक लेयर होती है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज एलिरॉन लेयर। क्या होती है इसके अंदर, स्टार्च को लेयर होती है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज एलिरॉन लेयर, ठीक है ना बेटा। अब इस एलिरॉन लेयर के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज एमाइलेज एंजाइम। व्हाट विल बी द एंजाइम कॉल्ड एज एमाइलेज एंजाइम, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात अगर मैं बार्ले की बात करूं, बार्ले हमारे पास होता है मोनोकॉट, याद रखेंगे आप, क्या होता है बेटा, मोनोकॉट। अब बार्ले की एक बार फिर बता रहा हूं, बार्ले का सीड ले लेंगे, उस सीड के अंदर एंडोस्पर्म ले लेंगे, दैट इज फूड लेडन टिश्यू। वो एंडोस्पर्म है क्या, स्टार्च स्टोर है उसके अंदर, बस ये पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है ना।
अब उसका एक लेयर होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं एलेरॉन लेयर। व्हाट इज मींट बाय एलेरॉन? इट्स अ प्रोटीन लेयर, इजंट इट? एलेरॉन कवरिंग लेयर, एलेरॉन प्रोटीन लेयर। अब उस एलेरॉन के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंस को क्या बोलते हैं? एमाइलेज। अगर हम इस एंडोस्पर्म को जीए क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे। यहाँ जीए के अंदर डिप करेंगे इस सीड को, उठाया आपने सीड डाल दिया जीए के अंदर, ठीक है ना बेटा? अब क्या होगा जिबरेलिक एसिड के अंदर अगर आप डालोगे, क्या होगा इसके अंदर? ये जो एमाइलेज है, ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे, दिस एमाइलेज गेट्स एक्टिवेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जी। अब ये टेस्ट हम कर रहे हैं ना, इसका रोल पता कर रहे हैं ना, क्या होगा? तो हम ये बोलेंगे अगर हम जीए के अंदर इसको डालेंगे, एमाइलेज जो हमारे पास है, कौन सा एमाइलेज? जो एलेरॉन लेयर के अंदर, एलेरॉन लेयर के अंदर जो एमाइलेज एंजाइम है, वो एमाइलेज क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। जो ही ये एक्टिवेट हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन? इट विल कन्वर्ट द स्टार्च इनटू द व्हाट? इनटू द ग्लूकोज। Starch is a polysaccharide, isn't it? Yes. It converts it into the glucose. Glucose is a reducing sugar. It gets reduced, so it gets utilized, we can say. Yes, sir. So हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो starch है, due to this enzyme, the starch gets converted. What is the starch? It's a polysaccharide. ये polysaccharide होता है. That means it's formed of many sugar units. Complex है, ठीक है ना? Now it gets converted into glucose. ये किस में convert हो जाता है? Glucose में. With the help of this amylase enzyme, ठीक है ना? और जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ना, ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज कौन सा शुगर है बेटा? रिड्यूसिंग शुगर। अब इस ग्लूकोज में क्या होता है? इस्तेमाल करता है प्लांट टू जनरेट द एनर्जी फॉर द डिवीजन फॉर अदर प्रोसेस, इजंट इट? तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये बार्ले एसिड टेस्ट है, बार्ले एंडोस्पर्म बायोएसिड टेस्ट जो है, इससे हम रोल पता कर सकते हैं। किसका? जीए का। कि जीए करता क्या है? जीए बार्ले के अंदर एमाइलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और उस एमाइलेज की वजह से क्या हो जाता है? जो स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च इन द एंडोस्पर्म, वो स्टार्च जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, देन इट इज इन केस ऑफ सीड इट इज हेल्पिंग इन अ जर्मिनेशन प्रोसेस, इजंट इट हेल्पिंग इन अ ग्रोथ? यस सर। क्योंकि सीड के अंदर जब एमाइलेज कन्वर्ट हो गया, नाउ दिस एमाइलेज की वजह से स्टार्च कन्वर्ट ग्लूकोज, नाउ दिस ग्लूकोज गेट्स, सो जीए अप्लाई करने से एमाइलेज की एक्टिविटी बढ़ गई, और हमारे पास स्टार्च जो पॉलीसैकेराइड इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर गेट्स कन्वर्टेड टू द रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है बेटा? यस। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया। डापी प्लांट के अंदर अगर आप इसके स्प्रे कर दोगे तो इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी, इजंट इट? सो इस तरह हम जीए का जो रोल है वो पता कर सकते हैं, ठीक है ना? यस सर। लिखो दो इस चीज क्विकली राइट।
चले फिर आगे, राइट डाउन द रूल। रूल ऑफ जी, ठीक है। रूल ऑफ जी, जिबर्लिक एसिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, मैं पहला रूल अगर बताऊं आपको, अगर आपने ग्रेप्स खाए होंगे, ठीक है ना, आपने देखा होगा कि अगर ये ग्रेप्स हैं और उनकी ये एक्सिस होती है, यहाँ पे ग्रेप्स होते हैं लाइक दिस, ठीक है ना बेटा। अगर इस ग्रेप्स की एक्सिस बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, एक्सिस बढ़ जाए, तो ग्रेप का साइज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात आई मेरी समझ। अगर ग्रेप का एक्सिस बढ़ा दिया जाए तो ग्रेप का साइज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे कम एक्सिस है तो साइज भी कम है। अगर यहाँ पे ग्रेप की एक्सिस बढ़े, आप देखो कि बड़े बड़े ग्रेप्स आते हैं आजकल, इजंट इट, वो जीएसएम बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम उनकी ये जो एक्सिस लेंथ है बढ़ाते हैं। एक्सिस लेंथ बढ़ गई तो हमारे पास ग्रेप्स का साइज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जी इसके लिए इस्तेमाल होता है, isn't it? So isn't it some application? If the axis increases, the grape size increases. Isn't it? We are using it now in the agriculture as well as in the horticulture. Yes, sir. Isn't it? So to promote the what economy, ताकि बड़े बड़े साइज वाले ग्रेप्स बन जाए तो लोग ज्यादा ज्यादा खाएंगे इसको, ठीक है ना। तो लिखो पहला पॉइंट, it increases axis in case of grapes, and if axis increases, size of the grapes increases. Size of the grapes increases. अगर एक्सिस बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, साइज भी ग्रेप्स क्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। हो गया एक, दूसरा लिखो। सेकंड की बात करें, देखो बेटा, अगर आपने शुगर केन देखा होगा, शुगर केन के अंदर ये क्या करता है, अगर ये शुगर केन का प्लांट है, आप समझ लीजिए एक नोड हो गया, ये समझ लो आपकी यहाँ पे नोड है, ये क्या हो गया, नोड। अब ये शुगर केन के अंदर आप अप्लाई करोगे इस जे को, तो व्हाट विल हैपन, शुगर केन के अंदर ये इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो क्या करेगा, वो बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। और जब कहा जाता है कि जब इंटरनोडल डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंटरनोडल, अगर इंटरनोडल डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन जो होती है ना, या प्रोडक्शन ऑफ शुगर जो है ना वो बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे साइज बढ़ गया तो इकोनॉमी में क्या हो गया, फायदा हो गया। अब लोग चाहते हैं कि हम बड़े बड़े ग्रेप्स खाएं। वैसे अगर शुगर केन प्रोडक्शन बढ़ गई, अगर इंटरनोड ज्यादा बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई, तो शुगर केन के अंदर जो शुगर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई। क्योंकि हम जब शुगर केन के अंदर देखते हैं, पूरे शुगर केन को हम डालते हैं मशीन के अंदर, तो वहां से जो हम शुगर जो जूस निकालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू, या फिर उसको रिफाइन करके हम क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। इसका मतलब जितनी इंटरनोडल डिस्टेंस बनेगी, प्रोडक्शन शुगर की क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। देखो सेकंड क्या लिखेंगे, थर्ड सेकंड वन, ठीक है। देखो, इट इंक्रीजेस internodal distance in case of sugar cane, and thus increases sugar production. And thus increases sugar production.
थर्ड वन लिखो। और एक प्रोसेस जो मैं बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, पहले हम इसको समझते हैं। एक प्रोसेस हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज माल्टिंग। सुना है ना? माल्टिंग में क्या होता है? सुनो, जीए जो है आपने देखा अभी बारले के अंदर, ठीक है ना? जीए क्या करता है? जीए स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसको? इवन तो इन डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड इज कॉल्ड एज माल्टोज। स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड टू माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है ना? अब ये माल्टोज का इस्तेमाल होता है किसमें? ब्रीविंग इंडस्ट्री में, फॉर मेकिंग द अल्कोहल, इजंट इट? इसको फिर एनारोबिकली किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? अल्कोहल प्रोडक्शन। सो वी कैन से इसका जो फायदा होगा किसको होगा? ब्रीविंग इंडस्ट्री। What is meant by brewing industry? Like making the alcohol, ethanol like these, isn't it? Brewing industry. तो क्या हो जाता है? Starch is a polysaccharide. What is it? Polysaccharide. And what is maltose? Disaccharide. याद रखोगे। ये दो शुगर यूनिट्स का बना होता है maltose. Yes sir. ये मनी शुगर। तो maltose जो है इसकी एप्लीकेशन है। It can be used in the process in the what you call brewing industries for making the what? Ethanol. Alcohol. By the process of fermentation. Fermentation. Isn't it? And the process we call as malting, when starch is converted into maltose. और हमने देखा बार्ले सीड के अंदर ऐसा ही हो रहा है जब हमने जीए का सप्लाई किया था उसको, ठीक है? तो लिखो, it promotes malting in which starch is converted into maltose, which is having application in brewing industry. Which is having application in brewing industry. तो जी ऐड कर दो, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दोगे? इसमें, ठीक है? थर्ड वन देखो, फोर्थ वन, रैपनिंग पीरियड पे आ जाते हैं। देखो बेटा, रैपनिंग पीरियड प्लांट्स का डिफरेंट बना, मतलब एक प्लांट है उसके ऊपर समझ लो फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, हम क्या कर सकते हैं? जीएस सप्लाई कर सकते हैं। जब हमने जीएस सप्लाई किया तो हम रैपनिंग पीरियड जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखो, अगर टमाटो एक साथ पकेंगे, एक साथ मार्केट में आ जाएंगे तो उनकी वैल्यू जो है ना वो कम हो जाएगी। अब क्या करते हैं फार्मर्स, एग्रीकल्चर वाले, वो क्या करते हैं? दे आस्क द व्हाट टू द फार्मर्स, सप्लाई द व्हाट या सेपरेट द व्हाट जी ऑन टू द व्हाट fruits which are present on tree, so that have a changing period of their ripening. बात है समझ? तो increase the duration of ripening हम इसको बोलेंगे, इनके increase कर देते हैं। जब वो increase कर देते हैं उससे क्या होता है? ये एक साथ पकते नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता पकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पकने से क्या होता है? इनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। इनकी वैल्यू एक बार आगे मार्केट में लिमिटेड में आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ आ जाएंगे, फिर तो इसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी। So it increases the what? Ripening duration. So लिखो अब next one. This is the fourth one, I think. लिखो आप fourth one. G increases. Ripening period of fruits which are present on trees. Or
या क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज रैपनिंग ड्यूरेशन और इंक्रीजेस रैपनिंग ड्यूरेशन ऑफ फ्रूट्स, ताकि उससे क्या हो जाए बेटा, उससे क्या हो जाए बेटा, Raise the value. ताकि इकोनॉमी हिट ना हो जाए, एक साथ मार्केट में ना हो जाए, डिवैल्यू ना हो जाए, तो इसकी मार्केट वैल्यू को बरकरार रखने के लिए ये चीज होती है, ठीक है ना। Yes, sir. देखो अब नेक्स्ट वन, जीए जो है ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ वन लिखो। देखो बेटा हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म है, लाइक जैसे हमारे पास कॉनिफर्स है, मैंने पढ़ाया था आपको जिम्नोस्पर्म होता है, कुछ कॉनिफर्स के सीड हम खाते हैं, Conifers. ठीक है ना, कुछ कॉनिफर्स हैं हमारे जिनके हम सीड्स खाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो जुवेनाइल फेज होता है, क्या होता है, Juvenile. जुवेनाइल फेज, ये जुवेनाइल फेज जो होता है ना, इनके अंदर ये लॉन्ग होता है, बहुत टाइम के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, जुवेनाइल फेज, दैट इज द विच फेज व्हेयर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो फेज बहुत बड़ा होता है। तो अब कब तक आप वेट करोगे इसका फेज खत्म हो जाएगा, फिर मैं इसके सीड्स खाऊंगा, तो आपको क्या करना है, इसको जीए अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या करना है इससे अपने, G. जो ही आप जीए डालोगे ना, जुवेनाइल फेज जो है हास्टन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो आप इजीली कॉनिफर्स के सीड्स जो है विद इन नो टाइम क्या कर सकते हैं, अवेलेबल कर सकते कर हैं, सकते हैं sir. क्योंकि जुवेनाइल फेज जो 2-3 साल के लिए उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है, Yes. हास्टन करता है, या हम ये बोलेंगे इसको फास्ट कर देता है, Yes, sir. और उसके बाद क्या हो जाता है, आपको मार्केट में ये सीड जो है अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है जी ना। फिफ्थ वन, इट हास्टन्स, आप लिख सकते हो डिक्रीज, हास्टन्स ऑब्लिक डिक्रीजेस जुवेनाइल फीस, जुवेनाइल फीस, सर ये आप हैस्टन का ये लिखा है ना? हास्टन मींस फास्ट, Yes, sir. Fast. डिक्रीज और बोलिए कम हो जाता है, ठीक है। इट हास्टन्स, Or decrease. हास्टन्स मींस डिक्रीज करना, ठीक है, No, sir. Hastens means fast. फास्ट करना या डिक्रीज करना, जुवेनाइल फेज इन केस ऑफ हास्टन में इसको फास्ट करा देना, Yes. या उसका जो अब- टाइम है ना वो कम कर देना, डिक्रीज, ठीक है ना, Or जैसे वो 2 साल का है उसको कम कर देना। इट हास्टन्स और डिक्रीज जुवेनाइल फेज इन केस ऑफ conifers. और कॉनिफर्स याद रखो कि आपकी क्या होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म होते हैं जिनके हम सीड्स खाते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर थोड़ा रैपनिंग टाइम जो होता है ना वो ज़्यादा. ज्यादा होता है जुवेनाइल फेज का। नेक्स्ट वन लिखो, सिक्स्थ वन। अब ये क्या करता है, नेक्स्ट वन, ये इंप्रूव करता है शेप एंड साइज, इट इंप्रूव्स व्हाट, Shape and size. शेप एंड साइज, इन केस ऑफ पियर एंड एप्पल। अगर हम पियर और एप्पल की बात करेंगे, उनके अंदर क्या करता है, शेप एंड साइज को क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो लिखो, अगर आप जी अप्लाई करोगे ना किसको, अपने एप्पल्स को या पियर्स को, उनका शेप एंड साइज जो है ना वो टू सम एक्सटेंट इंप्रूव हो जाएगा, Modify. ठीक है ना। तो लिखो, इट इंप्रूव्स, फार्मर्स को चाहिए तो ये ऐसा करना, जो हमारे पास एप्पल ग्रोवर्स होते हैं उनको चाहिए कि हमारा साइज इंप्रूव, किसका, Yes, sir. एप्पल का या पियर का, तो क्या यूज कर सकते हैं, G. इट इंप्रूव्स साइज एंड शेप ऑफ एप्पल्स एंड Pears. पियर्स। इनका जो साइज एंड शेप है उसको क्या करते हैं, उसको इंप्रूव करते हैं। कौन करता है इंप्रूव, G.
नेक्स्ट वन लिखो आप बोल्टिंग. इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ बोल्टिंग. अब बोल्टिंग को मैं पहले समझाऊंगा क्या होता है. ठीक है ना बेटा? बोल्टिंग की बात करते हैं. पहले इस चीज को समझते हैं. व्हाट इज बोल्टिंग? डू यू नो व्हाट इज बोल्टिंग? कभी सुना है ना? हैव यू हर्ड अबाउट द बोल्टिंग? No, sir. बोल्टिंग पे आ जाते हैं. पहले मैं समझाऊंगा आपको थोड़ा. आपने कैबेज को देखा है? कैबेज, Yes, sir. मुझे कैबेज असुपर. कैबेज के अंदर अगर आप देखोगे ना, उसके अंदर ऐसे लीफ होते हैं. आपने देखा होगा. ये होता है कैबेज लाइक स्ट्रक्चर, इजंट इट? अगर आपने देखा होगा इसको, है ना ये कैबेज? Yes, sir. तो कैबेज के अंदर जो इंटरनोडल डिस्टेंस है वो कम है, तभी तो लीफ एक दूसरे के साथ चिपक गई है. इसके अंदर जो आप देखोगे ना, इसके अंदर जो अपीयरेंस होते हैं इसको बोलते हैं रोजेट अपीयरेंस. पढ़ाई थी मैंने आपको रोज लाइक, Yes, sir. रोजेट अपीयरेंस. याद आ गया? मैंने बताया था आप लोगों को, है ना ये रोजेट अपीयरेंस. Yes, sir. लेकिन याद रखो कि अगर हम कैबेज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? Cabbage की. कैबेज बाइनल प्लांट है. बाइनल प्लांट व्हाट इज मींट बाय? ग्रोज फॉर 2 years. 2 years. बाइनल से को बोलते हैं. Bienal, yes. हां, इजंट इट? अगर 1 साल के उसको एनुअल प्लांट बोलते हैं. बाइनल देन 2 साल की. देन अगर 2 साल के ज्यादा देन बाइनल. उसके बाद पॉली. Poly, yes, sir. जो बहुत टाइम के लिए बाद. अगर हम इस कैबेज को, अगर हम इसके अंदर जीए की सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे? GA. किसकी सेपरेट करेंगे बेटा? जीए. Equally कैसे? तो क्या हो जाएगा? पहले इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाएगी. क्या हो जाएगी? Internodal elongation. आप समझ लीजिए नोड है, यहाँ पे नोड इलोंगेट होगा. तो क्या होगा? इंटरनोडल elongation. इलोंगेशन. ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे. पहले क्या होगा? इंटरनोडल इलोंगेशन. उसके बाद इंटरनोडल इलोंगेशन के बाद यहाँ पे आप देखोगे आपको लीफ बनना क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे. लाइक दिस. आपको ये नीचे दिखेगा, फिर यहाँ पे लीफ बनने शुरू हो जाएंगे, नीचे दिखेगा, आपको ऐसे दिखेगा बनना. पहले क्या होगा? इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाएगी, बाद में आप देखोगे ऊपर लीफ की अपीयरेंस होना शुरू हो जाएगी. इनके साथ कैबेज. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बोल्टिंग. क्या बोलते हैं? Bolted. सो बोल्टिंग में हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं व्हेन द जे इज अप्लाइड, फर्स्ट ऑफ आप इंटरनोडल डिस्टेंस क्या करते हैं? हम Increase. इलोंगेट करते हैं. इनके सब कैबेज व्हिच इज अ बाइनल प्लांट. देन आफ्टर देयर इज अ व्हाट यू कॉल द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म व्हिच अपीयर एज अ रोसेट लाइक. यहाँ पे आप देखोगे ऐसे. लेकिन पहले क्या करते हैं? हम इसको जीए की अप्लाई करते हैं ताकि हमारे, आपने देखा होगा आजकल जो आती है बिल्कुल नीचे उसको स्टम लगा होता है. आपने देखा होगा नीचे बिल्कुल ये लगा होता है. आप देखोगे फिर बाद में ऊपर होते हैं आप लीव्स देखोगे नीचे बिल्कुल वो लगा होता है उसको. ठीक है? दैट व्हाई वी आर यूजिंग जीए जबरदस्ती कैसे. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बोल्टिंग, ताकि इंटरनोडल इलोंगेशन हम कराएं बस. तो हम लिखेंगे नेक्स्ट वन. इट हेल्प्स In the process of bolting. in the process of bolting. In bolting, internodal elongation occurs in case of biennial plant cabbage. This is the bolting process. इसको क्या बोलते हैं बेटा? बोल्टिंग. तो क्या होता है बोल्टिंग में? Internodal elongation occurs. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो. इंटरनल. उसके बाद फ्लावरिंग हो जाती है एट ट्रॉफ. इंटरनोडल इलांगेशन में क्या होता है? ये पॉइंट याद रखोगे. यहाँ पे लीफ बनना शुरू हो जाएगा. अब याद रखोगे यहाँ पे लीफ बनेगा एक. अब लीफ की जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई. ठीक है? और यहाँ पे आपको क्या बनेगा? फ्लावर बनना like शुरू. rosette यहाँ पे like फ्लावर बनेगा. यहाँ पे फ्लावर और यहाँ पे आप देखोगे नोड्स के ऊपर क्या बनेंगे? लीफ बनेंगे. लेकिन सामने क्या हो गया? इनको लीव्स की जो हम बोलेंगे इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी. ठीक है ना? तो अब क्या होता है इंटरनोडल? इसमें क्या होता है? अब अगर आपसे कोई पूछेगा बोल्टिंग में क्या होता है, तो बोल्टिंग में इंटरनोडल इलोंगेशन occurs in case of biennial plant as well as flowering occurs. होती है ना फ्लावरिंग? Yes, sir.
फ्लावरिंग भी होती है, ठीक है। हाँ हेलो, हाँ मिनट आगे तो मुझे होता है मिनट आगे वही बात हुई, ठीक है मिनट आगे मेरा फोन भी बेचारा ये तब तक बंद रखिए जब तक लिखिए। देखो आप कोई बात सर आखिर आपका रिश्तेदार है। है?